वो हनीमून पीरियड तो इनका जालिया, और ये सरकार कोलैप्स कर गई। इतना अराजक माहौल आज मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा हरियाणा में, जो हम कभी ये सिनेमा में देखते थे कि यूपी का, बिहार का जो माहौल है कि कहीं भी गोली चल जाए। सेक्रेटेरिएट में बैठा अफसर किसी की सुनने को तैयार नहीं है, एमपी की, एमएलए की, मंत्री की, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री की भी कोई सुनवाई नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इतना बुरा हाल है। क्राइम का जिक्र किया, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बदमाश हरियाणा छोड़ दो, और लगातार बात करें तो जिला प्रशासन, जैसे जींद की बात करेंगे, जींद का आपने जिक्र किया, क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन कहता है कि हम साथ के साथ अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि एक्साइज के जो शराब के ठेके हैं, वाइन शॉप्स हैं, उनको बांटने के लिए पुलिस प्रशासन को साथ बैठना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री वीसी कर रहे हैं, ठेकेदारों के साथ बैठ रहे हैं। कभी ऐसा सुना था क्या आपने? मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, नींद से जाग जाओ मोनी बाबा। दादा गौतम को कितना सम्मान जननायक जनता पार्टी में था, आज वो बीजेपी में जाकर खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि भाई मेरी तो कोई पूछता ही नहीं। वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, बड़े हैं, पानी पी पी के वो हमें कोसते रहे, भला बुरा कहते रहे, इंडिविजुअली भी हमें टारगेट करते रहे, ये भी कहते रहे भाई इनका तो सौदा ही खत्म हो गया। अब आप उनका हाल देख लो क्या है। अभय सिंह चौटाला का जिक्र करें तो आज मामला गरमाया हुआ है। अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली है, करण चौटाला को मैसेज आए हुए हैं, फोन आया हुआ है। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार रहा हूं कि पूरे प्रदेश का बहुत बुरा हाल है। अभय सिंह जी को धमकी मिलना ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनको धमकी नहीं मिल सकती? भाई धमकी देने वालों को धमकी कब से मिलने लगी? आपने एक बयान दिया था कि बाबू बेटा भूपेंद्र सिंह मैं नहीं हुड्डा, कह रहा, सारा हरियाणा ही कह रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर आपने कटाक्ष किया था, और उसके बाद जो नारनौल से विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उन्होंने कहा कि वो बाबू बेटा का जिक्र करते हैं, लेकिन वो खुद की पार्टी, खुद के परिवार के देखे तो सभी पदों पर। जस्सी तो बनाया भाई मेरा ही था, आज बन गया, उसको बात आ रही है, ठीक है, एमएलए बनने का अवसर मिल गया उसको। इसको तो मैंने प्रधान बनाया था इंसो का मेरा। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। युवाओं को जोड़ने के लिए जेजेपी ने एक अभियान की शुरुआत की है, युवा जोड़ो अभियान। उस अभियान के तहत दिग्विजय सिंह चौटाला जींद जिले में पहुंचे हैं। नरवाना, उचाना, सफीदों में आज कार्यक्रम करके अभी फिलहाल जींद कार्यालय में पहुंचे हैं। कैसे ये प्रोग्राम रहे, कितना उत्साह आपको देखने को मिला युवा में, क्योंकि चुनाव अभी खत्म हुए हैं और आगे चुनाव की बात करें तो 2029 का लंबा समय बाकी है। मैं उसको लंबा नहीं मानता, समय को जाते हुए देर थोड़ी लगती है। समय तो ऐसा लगता है कि कल तक तो 2019 में तो हमारी पार्टी बनी ही थी, 2025 आ गया जिसमें हम सरकार में साझा करके 4.25 साल रह भी लिए। समय को बीतते हुए वो नहीं लगता लोगों में। हमने इस बीजेपी की थर्ड जो सरकार बनी है, इसको हमने 6-7 महीने का, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हनीमून पीरियड, भाई सरकार को काम करने का अवसर दो, वो दे के देख लिया। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं जिसको सरकार ठीक तरीके से करा पाई हो। सीटी का पेपर भी अब 27 का बता रखा है, मैं तो कहता हूँ हो जाए तो गनीमत है। आज सारे इनके रिजल्ट अदालतों के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, कोई भर्ती ठीक तरीके से ये सरकार नहीं कर पाई। एक फरमान और सुना दिया कि जो HKRN की नौकरी है वो अब सिर्फ 1 साल के लिए देंगे। जो अग्निवीर थे वो तो 4 साल के लिए थे, इनने तो वो भी बख्शे नहीं, मतलब मोदी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। नायब सिंह सैनी ने तो उसको भी 1 साल तक सीमित कर दिया। और इतना अराजक माहौल आज मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा हरियाणा में, जो हम कभी ये सिनेमा में देखते थे कि यूपी का, बिहार का जो माहौल है कि कहीं भी गोली चल जाए, किसी का कोई भी मर्डर कर दे, और कोई भी बदमाश बन करके सड़कों पर खुलेआम घूमे, बंदूक लहराए। मैंने ऐसा माहौल पहली बार देखा है। जब अब आज हम बात कर रहे हैं आपस में, आज भी आपकी जींद के अंदर घटनाएं घटी हैं। पिछले 40 दिन का रिकॉर्ड है। मैंने जो प्रमुख अखबार हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी और अन्य अखबार हैं, मैंने इन अखबारों का अध्ययन किया। कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जिसके अंदर 40 दिन में घटना के बारे में जिक्र ना हुआ हो। कई बार तो ऐसा है कि पूरे अखबार के हर पन्ने पर मर्डर की खबर है, यानी टोटल कोलैप्स ये सिस्टम कर गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो हनीमून पीरियड तो इनका जालिया, और ये सरकार कोलैप्स कर गई। अफसरशाही इतनी हावी है, मैं आपको बताऊं, आप तो पत्रकार हो, जानते हो सारी चीज़ों को। सेक्रेटेरिएट में बैठा अफसर किसी की सुनने को तैयार नहीं है, एमपी की, एमएलए की, मंत्री की, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री की भी
कोई सुनवाई नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इतना बुरा हाल है। आपने क्राइम का जिक्र किया, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बदमाश हरियाणा छोड़ दो, और लगातार बात करें तो जिला प्रशासन, जैसे जींद की बात करेंगे, जींद का आपने जिक्र किया, क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन कहता है कि हम साथ के साथ अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं। टोटल कोलैप्स हो गया जींद के अंदर। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ के पुलिस प्रशासन पर खड़ा हुआ है। एसपी साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए और सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इतना बुरा हाल कि कोई सा ऐसा दिन नहीं जा रहा। और ऐसी अप्रिय घटना जिनका समाज में जब जिक्र कर रहे हैं तो एक खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि एक्साइज के जो शराब के ठेके हैं, वाइन शॉप्स हैं, उनको बांटने के लिए पुलिस प्रशासन को साथ बैठना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री वीसी कर रहे हैं, ठेकेदारों के साथ बैठ रहे हैं। कभी ऐसा सुना था क्या आपने? दुष्यंत चौटाला भी रहे, 10-10, 11-11, 12-12 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू एक्साइज की कलेक्शन उन्होंने की। एक भी जो वेंड था वो खाली नहीं रहता था। अरे 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ हाथ पांव फूल गए इनका? रेवेन्यू 4-5 हज़ार करोड़ घट गया। यानी अब सरकार को ये करना पड़ रहा है। आप इसका अध्ययन करो कि बिजली के बिल इसलिए बढ़ा रहे हैं, सड़कों पे चलान इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि एक्साइज का रेवेन्यू बहुत कम कलेक्ट हो पा रहा है। तो बहुत चिंता का विषय है जी। हरियाणा अपने वर्स्ट स्टेट में है, यानी बुरे से बुरा समय है हरियाणा के लिए। मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, नींद से जाग जाओ मोनी बाबा। आज अगर नहीं जागोगे, आप अच्छे आदमी हो, मैं नहीं कह रहा आप बुरे आदमी हो, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया आदमी हैं, मगर अच्छे शासक नहीं हैं, कमज़ोर शासक हैं। जी, जैसे आपने जिक्र किया सरकार का, तो पीछे जो गठबंधन की सरकार थी जेजेपी और भाजपा की, दुष्यंत चौटाला पीछे आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार थी गठबंधन की तो उचाना की नहरों में पानी रहता था। अब वहाँ के विधायक इतना भी नहीं कर पाते कि किसानों के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था कर सकें। कोई शंका ही नहीं है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को कुछ छुपा नहीं सकता। दुष्यंत चौटाला जब यहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, आधे मुख्यमंत्री थे, और उसमें ही 1000 करोड़ से ज़्यादा की डेवलपमेंट सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए की। पूरे जींद के लिए तो मैं अगर गिनने लग जाऊँ तो बहुत बड़ा बजट बन जाएगा। पानी की जहाँ तक बात है, मैं आज प्रत्येक गांव में 9 गांव में गया हूँ। मैं ये पूछ के आया हूँ भी गांव वालों, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोको, बताओ इस बात को, आपका पानी पूरा था कि नहीं था, आपकी सुनवाई थी कि नहीं थी, आपकी चंडीगढ़ में चौधर थी कि नहीं थी। और सब इस बात को स्वीकार रहे हैं, मान रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि हराने तो हम बीजेपी को चले थे, बीजेपी के साथ रहने के कारणवश दुष्यंत से नाराजगी हो गई और हरा बीजेपी को नहीं पाए बल्कि दुष्यंत को हमने कमज़ोर कर करके गलती कर ली। आज लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हाँ, दुष्यंत जो है कम से कम हमारा पहरेदार था, हमारी सुनवाई करता था। हो सकता है उसके अंदर 100 कमियां हो, मगर कम से कम हमारी चौधर थी, चंडीगढ़ में हमारी कोई पहरेदारी करने को था। अब तो इनके एमएलएज का हाल ये है कि ये जो आपका देवेंद्र अत्री जी है, चाहे और यहाँ का एमएलए है, या आप दादा गौतम, अब दादा गौतम को कितना सम्मान जननायक जनता पार्टी में था, आज वो बीजेपी में जाकर खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि भाई मेरी तो कोई पूछता ही नहीं, कोई मेरी पूछ ही नहीं। और यहाँ तक कि देखो, वो हमारे बहुत आदरणीय हैं, बड़े हैं, पानी पी पी के वो हमें कोसते रहे, भला बुरा कहते रहे, इंडिविजुअली भी हमें टारगेट करते रहे, ये भी कहते रहे भाई इनका तो सौदा ही खत्म हो गया। अब आप उनका हाल देख लो क्या है। और अरविंद शर्मा उनके लिए क्या लैंग्वेज यूज़ करता है, फाउल लैंग्वेज, मतलब जिसकी हम चर्चा भी आपके इस पे नहीं कर सकते। यानी इस इलाके के लोगों का नहीं, जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान जननायक जनता पार्टी में ज़्यादा था। यहाँ तो बेगैरत इनका जो कोई हाल ही नहीं है, कोई इनको पूछने वाला ही नहीं है, कोई इनको बुलाने वाला नहीं है। आपने जैसे उचाना की बात की और उचाना का जिक्र भी मैंने किया था, नहरों में पानी, देवेंद्र अत्री से हमने बात की तो देवेंद्र अत्री कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ के बातें करते हैं, उचाना की नहरों में आके देखें यहाँ पर पानी लबालब रहता है। ऐसा है, देवेंद्र अत्री बेचारे अब क्या बोलें, वो भी हमारे में से गए हुए हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं, अच्छी बात है, उन्हें अवसर मिल गया, दाव लग गया, कई लोगों के झगड़े में उनका दाव लग गया, कोई बात नहीं, अच्छे, उनको शुभकामनाएं मेरी। मगर देवेंद्र अत्री जी की सच्चाई ये है, पीछे कोई शायद फूड एंड सप्लाई की कोई एक अधिकारी थी, लेडी अधिकारी, तो जब उसने, देवेंद्र अत्री ने उसको टेलीफोन करके ये कहा कि मैं तेरी ट्रांसफ़र करवा दूंगा, तो उस लेडी का जवाब ये था कि ये तो कानून में प्रावधान नहीं है, नहीं तो तेरी ट्रांसफ़र होती तो मैं तेरी करवा देती, तू मेरी क्या ट्रांसफ़र करवाएगा। और आज तक वो लेडी अधिकारी यहाँ बैठी है, यानी इनकी कुछ चपड़ासी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बेचारे अब वो क्या करें,
अल्टीमेटली बोलने को कुछ है नहीं तो दुष्यंत पर टारगेट कर लो। दुष्यंत चौटाला के 11,000 करोड़ के किए हुए कामों के आज तक फीता काट रहे हैं देवेंद्र। अभय सिंह चौटाला का जिक्र करें तो आज मामला गरमाया हुआ है। अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली है, करण चौटाला को मैसेज आए हुए हैं, फ़ोन आया हुआ है। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार रहा हूँ कि पूरे प्रदेश का बहुत बुरा हाल है और चारों तरफ ऐसा खौफ का माहौल है कि ना तो राजनीतिक आदमी सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना बिजनेसमैन सुरक्षित है, ना कोई तबका सुरक्षित नहीं। घरों में बैठी माएँ ये इंतजार करती हैं कि बच्चे घर पहुंच जाएं तो गनीमत है। मगर अभय सिंह जी को धमकी मिलना ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनको धमकी नहीं मिल सकती? भाई धमकी देने वालों को धमकी कब से मिलने लग गई? आपका बयान सफीदों में आपने ये बयान दिया था कि अभय सिंह चौटाला को कैसे धमकी मिले। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, वहाँ पे कुछ कमेंट भी देख रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि दुष्यंत चौटाला को भी पीछे धमकी मिली थी। हाँ, तो दुष्यंत चौटाला किसी को धमकी दिया थोड़ी करते थे। दुष्यंत चौटाला को तो धमकी दे दी होगी किसी ने, मगर दुष्यंत चौटाला ने कोई उसके लिए कोई वो थोड़ी किया। जो आया पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई की होगी। इनको भी करना चाहिए, अगर कोई मिली है, मैं तो वैसे उस हिसाब से कह रहा हूँ, कोई करनी चाहिए इनको भी। कोई आपकी हंसी कुछ कह रही थी? नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों में इस बात की उत्सुकता है भाई ये कैसे हो गया। अच्छा, जींद का जिक्र ये करेंगे। तो कह रहे थे मैं एक दिन के मुख्यमंत्री बन जाऊं तो ये सारे भाग जाएंगे मेरी शक्ल देख करके, और इन्हीं को धमकियां दे रहे हैं। तो ये कलयुग आ गया, जो हम कलयुग की बात करते हैं, ये कलयुग आ गया कि धमकी देने वालों को धमकियां मिलने लग गई और वो डरे हुए हैं। मैं आज उनके चेहरे पर शिकन देख रहा था, वो घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को। तो चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे, जो उनके इर्द गिर्द कभी कमांडो लोगों, तो वो कहते थे कि तुम पीछे हट जाओ, मुझे कुछ होना होगा तो हो जाएगा। मैं जनता का हूँ, जनता के बीच में, तो हम तो कभी चिंता ही नहीं करते, परवाह ही नहीं करते। जींद का जिक्र करें तो खासतौर पर 2009 में 5 एमएलए यहाँ पर लोकदल के थे। अगले चुनाव की बात करें तो जेजेपी जो पार्टी बनी तो 3 विधायक फिर भी जींद की जनता ने देने को दी। अब यहाँ पर कौन दावा करता है? इनेलो दावा करेगी, जेजेपी दावा करेगी? ऐसा है ना जी कि दावा तो सब करते हैं, फैसला जनता करती है। जनता फैसला करेगी। अभी तो बहुत लंबा अरसा पड़ा है और मैं ये मानता हूँ कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस पर विश्वास लोगों को नहीं रहा, तो वैकल्पिक तौर पर जो पार्टियां बची, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो और राजनीतिक दल हो, इनमें से मेहनत कौन करेगा? जो मेहनत करेगा वो बाजी ले जाएगा। लोग ये देख रहे हैं कि हमारे बीच में कौन रहेगा। इसलिए आप 4 साल पहले ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम तो पहले भी ग्राउंड में रहते थे। मैं तो 2013 से जो है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो समय नहीं याद आता कि जब हम कभी महीने के लिए भी घर बैठे होंगे। हम तो लोगों के बीच में रहते हैं। मुझे मेरे दादा की एक बात याद आती है। मैं उनसे मिलने अस्पताल में गया, वो काफ़ी बीमार थे, तो मैंने उनका जब हाल चाल देखा तो मुझे बहुत चिंता हुई। तो मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे तो क्यों आया यहाँ? तो मैंने कहा जी मैं आपका हाल जानने आया हूँ। तो कहने लगे मेरा हाल जानने की जरूरत नहीं, लोगों में जाओ, लोगों में जाओ, लोगों में जाओ। सदैव ये एक बात कहते थे कि लोगों में रहो। अच्छा बुरा टाइम, ये समय का एक काल का चक्र होता है। अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। अगर बुरा नहीं आएगा तो अच्छे का इल्म कैसे होगा? तो अच्छा भी आएगा। पीछे आपने एक बयान दिया था कि बाबू बेटा भूपेंद्र सिंह मैं नहीं हुड्डा, कह रहा, सारा हरियाणा ही कह रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर आपने कटाक्ष किया था। और उसके बाद जो नारनौल से विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उन्होंने कहा कि वो बाबू बेटा का जिक्र करते हैं लेकिन वो खुद की पार्टी, खुद के परिवार के देखे जो सभी पदों पर हैं। अरे जी, जस्सी तो बनाया भाई मेरा ही था, आज बन गया, उसको बात आ रही है। ठीक है, एमएलए बनने का अवसर मिल गया उसको। इसको तो मैंने प्रधान बनाया था इंसो का मेरा। तो आपको खुशी है? अच्छी बात है। तो यही तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का इस जस्सी से ये तो पूछो भाई तू था कौन, तेरी चाल क्या थी, तेरे को चलना सिखाया किसने? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की उंगली पकड़कर इंसो में मेरे साथ काम किया करता था ये। और अच्छी बात है, वो कामयाब हो गया जस्सी। हम उसको ये नहीं कहते, मगर ये कहते हैं भाई ये जस्सी तू अपने अंदर झांक, या कांग्रेस के लोग अपने अंदर झांक के तो देखो। ये नारनौंद की सीट का रोड़ा था जिससे हरियाणा की सरकार नहीं आई, जिससे महाराष्ट्र की सरकार नहीं आई, जिससे दिल्ली में इनकी सरकार नहीं आई। आप एक सीट जो भूपेंद्र हुड्डा को ले बैठी, चाहे वो सीट जरूर जीत गए ये लोग, मगर उससे पूरे हरियाणा का समीकरण। जस्सी पेटवाड़ के एक कार्यकर्ता ने शैलजा के लिए क्या कहा था, उस एक लाइन से 13-14% वोट का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। हरियाणा प्रदेश के करोड़ों लोगों की आस और उम्मीद मिट्टी में मिला दी इन लोगों ने। लेकिन जस्सी कहता है कि मैं नहीं जानता उनको, वो कौन थे। रैली में तो बहुत से लोग आते हैं। ऐसा है, अब सब लोग अपनी इज्जत को बचाते हैं बाद में। सबको पता है वो कौन लोग थे, जनता को पता है, समाज को पता है।
अब मैं कुछ भी कहे जाऊं उस बात से कुछ नहीं, जनता सब जानती है, तो उनके बारे में जानता। अच्छा, एक चीज़ और बात करें तो जैसे बी टीम शब्द ज़्यादा हरियाणा में चर्चा है राजनीतिक रूप से। इनेलो को बी टीम कहा जाता है भाजपा का, कांग्रेस को भी बी टीम कुछ लोग कह देते हैं कि बी टीम है। आपने गठबंधन में सरकार बनाई, हरियाणा में विपक्ष कौन है फिर? विपक्ष कांग्रेस पार्टी को 37 सीट प्रदेश में जनता ने दी। 37 सीट वाली पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों की जन भावना मिट्टी में मिला दी इन लोगों ने। जिन लोगों ने कांग्रेस का पंजे का हाथ का निशान दबाया है, उनने कोई गलती थोड़ी की है। आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तो चुन लो, तुम्हें जिला अध्यक्ष बनाने के लिए तो टाइम है, राहुल गांधी को चंडीगढ़ आने के लिए टाइम है, मगर 37 विधायकों का एक बिठा के फैसला करवाने का टाइम नहीं। तो हमें उतरना पड़ रहा है सड़कों पे। आज हम सड़कों पर इसीलिए हैं, नेता प्रतिपक्ष अगर सड़कों पर होता तो फिर क्या जरूरत थी कि दूसरे आदमी की। नेता प्रतिपक्ष होता तो लगता आपको विकास कार्य? चौटाला साहब नेता प्रतिपक्ष थे चौधरी बंसीलाल के टाइम पर, और वो इतना घूमते थे कि चौधरी बंसीलाल को विधानसभा में खड़े होकर उनकी गाड़ी वापस लेनी पड़ी थी। तो जनता ने कहा था कि हम आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे। यानी नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जो मुख्यमंत्री से या सरकार से भी ज्यादा घूमे लोगों के बीच। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जींद उपचुनाव हुआ, आपने चुनाव लड़ा और उस उपचुनाव के दौरान आपने कहा था कि मैं जींद में कोठी लूंगा, जींद में रहूंगा। मैं तो जींद में सबका धन्यवाद करके गया, और चुनाव ना लड़ने के बावजूद भी दोबारा मैं 2-2, 3-3 बार हर गांव में जाके गया, जगह जगह कॉलोनियों में गया, धन्यवाद कर करके आया। और मेरी इच्छा थी कि मैं उस समय चुनाव लड़ता यहाँ से, मगर क्योंकि मेरे परिवार के 2 सदस्य, अन्य सदस्य चुनाव लड़ रहे थे, तो ये पार्टी का फैसला था कि मैं चुनाव ना लड़ूं, मेरी जगह किसी को और को टिकट दिया जाए। मैंने इस बात को भी स्वीकारा और बहुत अच्छा चुनाव हम लड़े, थोड़े से वोट से चुनाव रह गया था। एक सवाल और मेरा, जैसे किसान आंदोलन हुआ, भाजपा को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना जेजेपी को हुआ, हालांकि गठबंधन में नहीं। यही तो बात है ना जी, भाजपा के साथ किसान वर्ग था ही नहीं। कब था? उनका वोटर जो था वो किसान वर्ग नहीं था, तो इसलिए उनको नुकसान तो होना ही नहीं था। उन्हें तो इस चीज का बल्कि फायदा हुआ, उसको उनको नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो हमें ज्यादा हुआ। लोगों के अंदर, कांग्रेस के लोगों ने, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने, इनेलो के लोगों ने अपने झंडे छोड़ दिए, किसान का झंडा उठाकर, उनका पटका गले में डालकर, बहरूपिया बन करके, किसान का भेष लेकर के, और एक प्रचार शुरू कर दिया कि सारा दोष दुष्यंत जी पे मंड दो। ये आरोप लगाया कि धान घोटाला किया, कभी आरोप लगाया शराब घोटाला किया। अभय सिंह चौटाला, आपको याद होगा, एक पद यात्रा पे निकले थे। उस पद यात्रा पे उन्होंने पहले दिन कहा था कि इनने रजिस्ट्री घोटाला किया, और मैं अपनी यात्रा में इनकी सारी रजिस्ट्रियां लोगों के सामने रख दूंगा। ना तो धान घोटाला साबित हुआ, ना शराब घोटाला साबित हुआ, ना रजिस्ट्री घोटाला साबित हुआ, ना कोई और बात साबित हुई। आज हमारा तो कोई विधायक नहीं है विधानसभा में, क्यों नहीं जांच करते? दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने क्यों नहीं करते? जो कमीशन की बात किया करते, उस पर व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं करते? यानी मुंह से सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को ठगना, लोगों को गुमराह करना, इसके सिवाय इनका और कोई काम नहीं। आप जनता को सच्चाई नहीं बता पाए? हम नहीं बता पाए, कम समय था, बीजेपी से अलग हुए, समय इतना कम था कि हम जनता के बीच में जाते, कहाँ कहाँ पहुँचते। एकदम लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, तब तक माहौल इतना खराब हो गया था। और कई बार जो है ना, काठ की हांडी चढ़ जाती है मगर बार बार नहीं चढ़ा करती। अब कोई कह के दिखा लो ना, भूपेंद्र हुड्डा जी कहाँ हैं जो धान घोटाले का आरोप लगाते थे? रखो, उस पर व्हाइट पेपर जारी करो। जो अभय सिंह चौटाला कहते थे, कहाँ है उनकी बात? फिर वो सारी खोखली साबिती तो हुई। जी, ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला। आज जींद में पहुंचे हैं, युवा जोड़ो अभियान के तहत आज युवाओं से मिले हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार हरियाणा में इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।